मालन पुल का निर्माण पूरा होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने पुल का लोकार्पण किया, जिससे करीब 2 साल से चली आ रही परेशानी से निजात मिल गई है। पुल के लोकार्पण के लिए सीएम धामी को यहां आना था, लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं पहुंच सके। उन्होंने कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर रितु खंडूड़ी ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद रिबन काटकर पुल पर वाहनों का संचालन शुरू किया। तो अब इस पुल के माध्यम से भाबर, हरिद्वार और लालढांग क्षेत्रों के लिए यात्री और मालवाहक वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। पुल निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। नदी के बहाव और भारी वाहनों के दबाव को देखते हुए आईआईटी बीएचयू के विशेषज्ञों की सिफारिश पर पुल के सभी 12 पिलरों को वेल तकनीक से निर्मित किया गया है। इसके अलावा पुल के 13 स्लैबों में से एक जो नदी में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया था, उसे फिर से बनाया गया, जबकि अन्य 12 स्लैब को लिफ्ट और शिफ्ट तकनीक से सुरक्षित स्थान पर रखकर बाद में नए पिलरों पर स्थापित किया गया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 62 करोड़ से भी अधिक लागत से निर्मित सिटकुल से कोटद्वार शहर को जोड़ने वाले और अन्य कार्यों का आज हम यहां पर लोकार्पण, इस सेतु का लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि मालन नदी पर निर्मित इस सेतु के निर्माण में राज्य में पहली बार ऐसी अभिनव तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल इस पुल का निर्माण 1 वर्ष की अल्पावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है, बल्कि इस नवीनतम तकनीकी की सहायता से लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि की बचत भी हुई है। मैं इस अद्वितीय कार्य के लिए सभी अभियंताओं को, निर्माण एजेंसियों को, हमारे सभी श्रमिक भाइयों को और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। उधर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। वहीं रामनाथ कोविंद शाम को हर की पौड़ी पर गंगा आरती में शामिल भी होंगे। ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए गौरव की बात है। हमारा देश की सेना का ये पराक्रम पूरे विश्व के लिए एक संदेश है, ये कहना है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। उन्होंने कहा कि अपने हरिद्वार प्रवास के दौरान एक देश एक चुनाव पर अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश की प्रगति की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। एक देश एक कानून देश के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिस पर विधेयक बना है और अभी जेपीसी के पास है। रामनाथ कोविंद ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ते कदम के लिए पीएम मोदी को श्रेय भी दिया। प्रसिद्ध और सदियों से जिसका महत्व ऋषि मुनियों और हमारी सनातन परंपरा का एक प्रतीक है, यहाँ तो आना एक सौभाग्य की बात है। और बहुत जब भी किसी का सौभाग्य प्रबल होता है, जागता है, तो उसको हरिद्वार आना, ऋषिकेश आना और यहाँ पर संत महात्माओं, उनके दर्शन करना, उनका प्रवचन सुनना और उनका आशीर्वाद लेना। आज मैं यहाँ आया हूँ स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के आश्रम में। जब मैं राष्ट्रपति था तब भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था और एक मन में इच्छा थी कि जब कभी ऐसा संयोग बनेगा तो मैं महाराज जी के आश्रम। भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम राम कोविंद जी का आगमन एक शुभ संकेत है। वो ऐसे समय पधारे हैं हरिद्वार की जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व में भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत और एक ऐसा भारत जो अत्यंत शक्तिशाली भारत है, ये सिद्ध हुआ है। ये सिद्ध हुआ है कि हमारी सेनाएं सतर्क हैं, अत्यंत शक्ति संपन्न है। ये सिद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर से कि हमारे पास एक वर्चस्व है, नेतृत्व है। ये सिद्ध हुआ कि हमारे पास एक सशक्त अनुभव सिद्ध नेतृत्व है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका संयम, धैर्य, शौर्य, पराक्रम अथवा उनकी सूझबूझ पूरे संसार। तो चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं।
अभी तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम यात्रा पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी तक 5,51,026 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि चारधाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। केदारनाथ धाम 5.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बता दें कि 14 लाख के पार यात्रियों का आंकड़ा पहुंच गया है और चारधाम की यात्रा लगातार परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लगातार श्रद्धालुओं के आंकड़े में वृद्धि दर्ज की जा रही है। बात करें यमुनोत्री धाम की, 2,54,747 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। गंगोत्री धाम में 2,41,610 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ की बात करें 3 लाख से ऊपर श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कुल आंकड़े की बात करें 14 लाख के पार यात्रियों का आंकड़ा पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा केदारनाथ धाम में 5,51,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। तो दिनों दिन यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग चारधाम की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। उधर चारधाम यात्रा के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला दल नैनीताल जिले के हल्द्वानी से रवाना हो गया है। पहले दल में 19 श्रद्धालु हैं। इनमें 6 पर्यटक महाराष्ट्र और तमिलनाडु और 7 पर्यटक उत्तराखंड के हैं। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश की यात्रा का पहला पड़ाव भीमताल होगा, जहां से विधिवत औपचारिकता के बाद दल यात्रा के लिए रवाना हो गया है और यात्री कैंची धाम, काकड़ी घाट और जागेश्वर मंदिर से होते हुए आगे बढ़ेंगे। यात्रा के दौरान पर्यटकों को अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विभिन्न प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। अंत में ये दल गूंजी पहुंचेगा, जहां से अंतिम यात्रा शुरू होगी। इस साल यात्रा में धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने वाले यात्रियों की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है। बताया गया है कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां समय पूर्व ही कर ली गई थी। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष पिथौरागढ़ में जाकर के और विशेष करके स्वयं आदि कैलाश जाकर के, एक मैं कह सकता हूँ कि जो सनातन की एक आस्था है और जिस तरह से आध्यात्मिक रूप में सनातन को आगे बढ़ाने का जो एक विषय है सनातन के साथ, उसमें उन्होंने स्वयं आदि कैलाश के दर्शन किए, ओम पर्वत के दर्शन किए और जो एक बहुत प्राचीन हमारी शिव की जो एक के प्रति जो लोगों की आस्था है और साथ ही साथ जो है कि कैलाश मानसरोवर जो रूट है उसी रूट पे जो है कि अपना आदि कैलाश पड़ता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी जब पिथौरागढ़ गए थे तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो मानसखंड की बात की थी, तब से पूरे देश के ही नहीं अपितु विदेश से भी लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हर बार नए विषयों को साझा करते हैं, जिसके चलते इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से गुजरात के लोगों ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, साथ ही कैसे वेस्ट पेपर को रिसाइकल कर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और कई महत्वपूर्ण विषयों को रखते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। देखिए, जितनी बार भी आप मन की बात को देखते हैं, कुछ ऐसे नए विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सामने आते हैं जिनकी कि हमें जानकारी नहीं होती। हालांकि उन्होंने कई विषयों पर आज बोला, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा कि किस प्रकार जो वेस्ट पेपर है जिसको हम फेंक देते हैं उसको रिसाइकल करके उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वन्य जीवों की सुरक्षा जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें बताया किस प्रकार आज गुजरात के लोगों ने पहल की और वहां पर टाइगरों की संख्या बढ़ गई। उन्हें बताया कि हनी के क्षेत्र में जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है।
उधर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मन की ही बात करते हैं, लेकिन अपनी मन की बात से आज तक उन्होंने जन की बात नहीं सुनी। उत्तराखंड की बात करते हैं, मगर आपको उत्तराखंड की धरातल का नहीं पता। महिला अत्याचार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई बात नहीं की। आज देश में महिला अपराधों में वृद्धि हुई है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था फेल हो चुकी है। लेकिन पीएम मोदी इन सब बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने मन की ही बात में व्यस्त है, जबकि आज राज्य में इन सभी विषयों पर कार्य होना चाहिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी ने मुझे लगता है अरबों रुपया मन की बात में खर्च कर दिया है और उनको ये समझना चाहिए कि अब जनता ये चाहती है कि मोदी जी उनकी बात सुने, मोदी जी जन की बात सुने। मन की बात बहुत हो गई। और आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, लेकिन एक बात बताइए, आपको उत्तराखंड की धरातल की स्थिति का क्या पता है? आपको जिक्र करना चाहिए तो आपको उन नौजवानों से बात करनी चाहिए जो बेरोजगार। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखंड के जीआई टैग उत्पादों पर चर्चा हुई। डॉक्टर रजनीकांत ने कृषि मंत्री गणेश जोशी को जानकारी दी कि अब तक वो देश के 24 राज्यों से 350 से ज़्यादा उत्पादों के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से 157 जीआई ग्रांट हो चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड के 25 ग्रांट हो चुके हैं। वहीं ज़्यादा जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य सरकार उत्तराखंड के पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के माध्यम से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। देखिए, अभी पूर्व में हमारे 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला था और बहुत जल्दी हमारा जो बेड़ू है, हमारा जो भंगजीरा है, हमारा जो तिमूर है, हमारी कोशिश होगी हमने इसको भी जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित ही इन चीज़ों को जीआई टैग मिलेगा और जो कि यहाँ की कृषि के लिए, यहाँ की ग्रोथ के लिए बहुत। उधर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ देशव्यापी अभियान 29 मई से 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत राज्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की। जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ओडिशा से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका आयोजन सभी प्रदेश भर में होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री इस अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विज्ञान को किसान से जोड़ना है, जिसके तहत वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद कर उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने पर जोर भी देंगे। माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी उड़ीसा से जिसकी शुरुआत करेंगे और सभी प्रदेशों के अंदर सभी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया कि इसकी शुरुआत करें। इसका आशय विज्ञान को साइंस से विज्ञान को जो है किसान से जोड़ना है। जब किसान विज्ञान से जुड़ेगा, पूरे जो हमारे 6000 से अगर ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, 29 तारीख से लेकर 12 तक पूरे देश में जाएंगे। एक दिन में 2 गांवों का लक्ष्य हमने रखा है, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति थोड़ा विषम है। तो मैंने माननीय शिवराज जी से अनुरोध किया कि हमारा थोड़ा समय बढ़ाया जाए, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं कि एक दिन में 2 नहीं संभव हो सकते। और मुझे पूरा भरोसा है जब किसान और विज्ञान एक साथ मिलकर काम करेंगे, हमारा उत्पाद बढ़ेगा, देश आत्मनिर्भर होगा, किसानों की आय दुगनी होगी। उधर हरिद्वार में संत समाज ने रेडिको खेतान की नई विस्की त्रिकाल के नाम पर सख्त आपत्ति जताई है। तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताते हुए ब्रांड का नाम तुरंत बदलने की मांग उठाई है। संतों का कहना है कि त्रिकाल शब्द भगवान शिव, वेद पुराण और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जिसे शराब जैसी चीज से जोड़ना आस्था का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी ने नाम वापस नहीं लिया
तो हरिद्वार से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। पुरोहितों ने आरोप लगाया कि कंपनियां हिंदू धर्म से जुड़े पवित्र शब्दों का इस्तेमाल व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, ये सिर्फ रेडियो खेतान कंपनी का ही काम नहीं है। इस भारत के अंदर सनातन धर्म के प्रति जिस प्रकार की सोच इन विदेशों में पढ़कर आने वाले बड़ी बड़ी कंपनियों के युवाओं का हो गया है, वो लगातार सनातन धर्म के ऐसे शब्दों को सनातन धर्म पर प्रहार करने जैसे सनातन धर्म के प्रति कुठारात्मक रवैया अपनाते हुए हमेशा अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट भी बिक जाए और चूंकि जितना विवादित होगा, जितनी चर्चाएं होंगी, उतना अट्रैक्ट होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि रेडिको खेतान जैसी बड़ी कंपनी के लोग इस प्रकार धार्मिक हिंदू धर्म से रिलेटेड नामों को, अपनी शराब कंपनी को, शराब प्रोडक्टों को अपना नाम देकर, धार्मिक नाम देकर अगर शराब बिक्री का प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत आक्रोश कर देने वाला है। उधर हरिद्वार के ARTO ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को अब आधुनिक टेस्टिंग ट्रैक पर गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। इस टेस्ट में पास होने पर ही उन्हें DL जारी किया जा सकेगा और परिवहन विभाग की ओर से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत कर दी गई है। 76 लाख रुपए की लागत से बना ये ट्रैक पिछले साल बनकर तैयार हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री के वर्चुअली उद्घाटन के बाद इसका इस्तेमाल पिछले महीने से शुरू किया गया है। इस ट्रैक में स्पीड ब्रेकर, बैरिगेटिंग और तीव्र मोड़ जैसी जगहों पर ड्राइविंग कर रियलिस्टिक टेस्ट देना होगा। तो आवेदक ने कैसी ड्राइविंग की, इसकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आवेदक को नया DL जारी या रिन्यूअल किया जा सकेगा। कि अभी तक एक मैनुअल टेस्ट लिया जाता था, अब वो पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया है। हमारा जो ट्रैक है इसमें सेंसर्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, उसमें टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होती है, एक एक स्टेप्स पे मार्किंग होती है, उस हिसाब से उनका पास या फेल उनको किया जाता है और उसी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पे ही हम अब DL इशू करते हैं। स्टैंडर्ड मानक हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं, जैसे रिवर्स पार्किंग हो गया या इंक्लिनेशन पे कैसे गाड़ी हो रही है या जिगजैग वो कैसे चला रहे हैं, पैरेलल पार्किंग कैसे हो रही है। तो इन सब एक मानकों की एक रियलिस्टिक टेस्टिंग होती है और ऑटोमेटेड है, हर जगह सेंसर्स लगे हुए हैं, उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है और इसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल या निशान लगाना मुश्किल है। ड्राइविंग का टेस्ट देने आए थे। बहुत अच्छा इनका अरेंजमेंट है और एक स्लोप के पहले रुकना पड़ता है, तो ड्राइविंग में ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पहाड़ी एरिया है, 4 धाम, नीलकंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम। तो पहाड़ी पर ड्राइविंग चलाने के लिए ये जो स्लोप का टेस्ट है ये बहुत बढ़िया। इससे क्या है कि ड्राइवर भी सेफ रहेगा ये टेस्ट देकर और पैसेंजर भी सेफ रहेगा। उधर देहरादून के कई इलाकों में विकास के नाम पर लगातार सड़कों को खोदा जा रहा है। एक काम पूरा होने के बाद दूसरे काम के लिए फिर से सड़क को खोद दिया जाता है। इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक ने इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर इंजीनियरों को ठहराया है। उन्होंने कहा कि हमारे इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार में काम को पूरा करने का प्रयास नहीं करते। कुल मिलाकर के एक रणनीति तैयार करते हुए 50 साल तक की योजनाओं को पूरा ब्यूरो उसको तैयार कर काम करना चाहिए, क्योंकि बार बार सड़क खोदने से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, ये हमारे कहीं ना कहीं इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार एक काम को निपटाने की कोशिश नहीं करते। सड़क बनती है, सड़क खुदती है, ये ठीक बात नहीं है। इसमें पैसे का बर्बादी होती है और कुल मिलाकर के देखा जाए इसको हमको रणनीति के तहत काम करना चाहिए। यदि आपको लाइन खोदना है तो उसमें क्या क्या आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, कम से कम 50 साल बाद की योजनाओं को देखना चाहिए और उसकी आबादी को देखते हुए आपको योजना बनानी चाहिए। तो पोलगांव में स्थित बलिदानी आशाराम जगूड़ी के स्मारक पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जवानों और ग्रामीणों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। शहीद आशाराम जगूड़ी 25 मई 2002 में जम्मू कश्मीर के लेथपोरा में आतंकियों की अचानक हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे। इस अवसर पर शहीद की पत्नी उर्मिला देवी को भी सम्मानित किया गया।
वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पीठ बाजार में एक मकान में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह मकान एक टेंट कारोबारी का है, जहां गोदाम भी बना हुआ था। गोदाम में रखे ज्वलनशील सामान ने आग को तेजी से फैलने का मौका दे दिया। धुएं और लपटों को देख आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के असल कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। तो अगली खबर चमोली से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भरारी सैंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने उद्यान विभाग को वृक्षारोपण को लेकर कार्रवाई करने, आरटीओ को पार्किंग की व्यवस्था करने, जल संस्थान को पेयजल व्यवस्था और विद्युत विभाग को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना यहाँ पर निर्धारित हुआ है भराड़ी सैंड झारखंड में। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रों के राजदूत भी आने हैं और अन्य विशिष्ट अतिथि भी आएंगे और यहाँ पर लगभग 1000 प्रतिभागियों के द्वारा यहाँ पर योगाभ्यास करके आयोजन किया जाएगा यहाँ पर। तो इसी के लिए संबंधित विभागों के साथ आज बैठक की गई है और उनको जो तैयारी की जानी है उसके संबंध में निर्देशित कर दिया गया है। उधर नगर में बीते कुछ दिनों से लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जल संस्थान की ओर से टैंकों की सफाई और पानी को फिल्टर न करने से लोगों में नाराजगी है, जबकि अभी बरसात भी शुरू नहीं हुई है। अगर स्थिति ऐसी रही तो आने वाले मानसून में स्थिति और भी खराब हो जाएगी। तो नालों में पानी इतना खराब बह रहा है कि डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष ने बताया कि बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में भारी बारिश होने से जल संस्थान की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बारिश के बाद नलों में लगातार दूषित पानी आ रहा है जो पीने योग्य नहीं है, जिसको पीने से अब बीमारियों का खतरा बना हुआ है। उधर प्रदेश के काश्तकारों और किसानों की आजीविका सुधार के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय किसानों से पोल्ट्री उत्पादों की खरीद करेगी। पशुपालन विभाग की इस पहल के तहत सेना की अग्रिम चौकियों पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित भेड़, बकरी और पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है। अभी पशुपालन विभाग के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, हम लोग जो वाइब्रेंट विलेज में हमारे पशुपालक कार्यरत हैं, जिसमें जो गोट वैली योजना के अंतर्गत बकरी पालन और भेड़ पालन का व्यवसाय कर रहे हैं और हमारे ब्रॉयलर फार्मिंग योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के उत्पाद को आईटीबीपी और सेना की जो हमारी टुकड़ियां हैं वाइब्रेंट विलेज में, उनको मीट ऑन हुफ्स MOH सप्लाई करते हैं। लाइव गोट, हम जिंदा बकरी जो हमारे फार्मर की हैं वो फार्मर उनको सप्लाई करते हैं।